Hello everyone, my name is Azhar Khan and I am into this teaching industry since last 15 years, teaching subjects like accounts, maths and finance. Just for your information, this is my very first video. तो स्टूडेंट हो सकता है इस वीडियो में मैं कहीं थोड़ा स्लो या फास्ट हो जाऊं, सो प्लीज बेयर विथ मी बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑनलाइन एक्सपीरियंस. ओके, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू नो टू थिंग्स फ्रॉम यू. वन, मुझे कौन सी एरियाज में इंप्रूव करना चाहिए ताकि मेरा वीडियो थोड़ा और बेटर हो जाए. सेकेंडली, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट वीडियो. The topic that I've selected for my very first video is issue of shares. अब मैंने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स को इश्यू ऑफ शेयर्स टॉपिक का एक फोबिया है. उनको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है और उनसे नहीं हो पाएगा. एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो ये मेरा वादा है आपसे कि आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहने वाला है और एग्जाम में आप इसमें कंप्लीट मार्क्स स्कोर कर लोगे. Now जब मार्क्स की बात आती है तो let's understand what is the weightage of this topic in the board examination. Okay, now the weightage of this topic is around 15 to 16 marks. अब आप सोचिए 15 to 16 मार्क्स इसका वेटेज है. मतलब अगर आप 15 to 16 आउट ऑफ 80 अगर आप 15 to 16 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 20% ऑफ योर पेपर. तो 20% बहुत होता है स्टूडेंट्स, राइट? ठीक है, तो आप एक टॉपिक पढ़ते हो और 20% मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो यू कैन नॉट लीव दिस टॉपिक लाइक दैट. ओके, और आपको एक और चीज बता दूं मैं साथ में, अगर आपका इश्यू ऑफ शेयर अच्छा हो जाता है तो इसका जो सेकंड टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो तो और भी आसान है, वो आपको बहुत इजी लगेगा, राइट? ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज शेयर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर शेयर्स? Shares is one of the smallest unit of ownership that you can own in any company. मतलब अगर आपको किसी कंपनी का ओनर बनना है और सबसे छोटा ओनर बनना है तो आप क्या करोगे? आप उस कंपनी का एक शेयर खरीद लोगे तो आप उस कंपनी के सबसे छोटे ओनर बन जाओगे. इस तरह से आप जितने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाते जाओगे आपकी ओनरशिप उस कंपनी में और बढ़ती जाएगी. ठीक है, नाउ लेट्स सी कितने टाइप के शेयर्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स. वन इज equity share and one is preference share. Okay, now let's understand the difference between equity and preference shares. Okay, now the basic difference is, the very first difference is what? Right to dividend. तो क्या इक्विटी में कोई राइट होता है डिविडेंड का? कोई राइट नहीं होता. इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड की कोई एश्योरिटी नहीं होती. अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी की मर्जी है कि कंपनी डिविडेंड दे सकती है और कंपनी डिविडेंड नहीं भी दे सकती. तो प्रेफरेंस शेयर्स में कैसा है? क्या प्रेफरेंस शेयर्स में आपको कंप्लीट एश्योरिटी है, डिविडेंड मिलेगा? यस, प्रेफरेंस शेयर्स में आपको कंप्लीट एश्योरिटी मिलती है कि आपको फिक्स डिविडेंड होता है, वो आपको हमेशा मिलता ही है. ओके, सेकंड, रेट ऑफ डिविडेंड. रेट ऑफ डिविडेंड मतलब परसेंटेज ऑफ डिविडेंड. तो क्या आपको इक्विटी शेयर में कोई परसेंटेज फिक्स है? नहीं, इक्विटी शेयर में आपका कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है. कंपनी को अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है तो कंपनी आपको 40%, 50% डिविडेंड दे सकती है. कंपनी को प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी अगर चाहे तो आपको कोई डिविडेंड नहीं दे. ठीक है, 0% डिविडेंड भी हो सकता है. लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या ऐसा है? नहीं. प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी को क्या है, ज्यादा प्रॉफिट हो या कम प्रॉफिट हो, कंपनी एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड आपके साथ फिक्स कर लेती है. एग्जाम्पल, 9% रेट ऑफ डिविडेंड. इसका मतलब कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो, प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी आपको 9% रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा देती रहेगी. तो दैट्स रेट ऑफ डिविडेंड. थर्ड पॉइंट देखते हैं, अरियर्स ऑफ डिविडेंड. नो, व्हाट आर अरियर्स ऑफ डिविडेंड? अरियर्स ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है अगर मान लो कंपनी को कोई साल प्रॉफिट नहीं होता है तो ऑब्वियसली कंपनी आपको डिविडेंड भी नहीं देगी, राइट? तो उस ईयर क्या आपका डिविडेंड अक्यूमुलेट होगा? ओके, तो इक्विटी शेयर में तो वैसे भी जब प्रॉफिट होगा तभी भी आपको कोई ना एश्योरिटी नहीं है कि आपको डिविडेंड मिलेगा. तो प्रेफरेंस शेयर्स में क्या अक्यूमुलेट होगा? राइट, प्रेफरेंस शेयर्स में हो सकता है बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. हम अभी फिलहाल उस टॉपिक को नहीं समझने जा रहे कि प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप के होते हैं. लेकिन यस, प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लेते हो तो उसमें डिविडेंड अक्यूमुलेट हो जाता है आपका. ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लेते हो तो आपका डिविडेंड अक्यूमुलेट नहीं होता, तो वो आपका अरियर्स जो है वो लैप्स हो जाएगा, तो कोई आपका डिविडेंड अरियर्स में नहीं रहेगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. कन्वर्टिबिलिटी.
ना इक्विटी शेयर्स तो इक्विटी ही रहते हैं, आप शुरू से लेके आखिर तक कंपनी की लाइफ टाइम तक इक्विटी शेयर इक्विटी ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आप कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स लेते हो तो वो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो एक टाइम तक प्रेफरेंस शेयर्स रहेंगे और उसके बाद जैसे अगर मान लो 3 साल का पीरियड ऑलरेडी डिसाइडेड है तो 3 साल के बाद वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर कन्वर्टिबल है तो दैट मींस एक पर्टिकुलर पीरियड तक वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहेगा और उसके बाद जैसे वो पीरियड लैप्स होगा उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ लेटर पीरियड। ओके, नेक्स्ट है रिडेम्पशन के बेसिस पे अब समझते हैं कि क्या प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल और रिन्यूएबल होते हैं। यस, सी फर्स्टली इक्विटी शेयर्स इरिडीमेबल ही होते हैं। इक्विटी शेयर्स में कंपनी आपको कोई प्रॉमिस नहीं करती कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कंपनी आपको आपका पैसा वापस दे देगी। दैट मींस अगर आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं तो आप लाइफ टाइम तक कंपनी के साथ जुड़े रहते हो इन दी फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप कंपनी के लेते हो तो कंपनी आपको वहां पे ऑप्शन देती है कि आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ले सकते हो या इरिडीमेबल। नाउ व्हाट आर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? रिडेम्पशन का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कंपनी आपको पैसा आपको रिटर्न कर देगी और शेयर्स वापस ले लेगी। दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि कंपनी लाइफ टाइम तक आपके शेयर्स को कैश में कन्वर्ट नहीं करेगी। दैट मींस अगर आपने इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं तो आप लाइफ टाइम तक कंपनी के साथ जुड़े रहोगे जब तक कंपनी नहीं चाहती आपको पैसा वापस देना, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स। ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी का एक्चुअल ओनर माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज उनके पास वोटिंग राइट्स हैं। दैट मींस कंपनी के अंदर अगर कोई भी मेजर डिसीजन लेना है उनको, ठीक है, तो वो हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स से पूछेंगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से वोटिंग कर सकते हैं। तो ये जो राइट है वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये राइट है? नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ना रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को कोई प्रॉमिस नहीं करती कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कंपनी उसको उसका कैपिटल रिटर्न कर देगी या कितने अमाउंट का कितना परसेंटेज रिटर्न कर देगी। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं। दैट मींस जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती कंपनी के अंदर आपका कैपिटल इन्वेस्टेड रहेगा। ओके, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर तो मैंने आपको समझाया कि अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लेते हो तो आपका कैपिटल आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, दैट इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। लास्टली राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट है पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट में? Yes, equity shareholders are the actual owners of the company. That means उनके पास complete right है कि वो मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट, नाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या सच में मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करते हैं? बेसिकली क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर स्कैटर्ड। ठीक है, वो ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड स्कैटर्ड होते हैं। तो वो क्या करते हैं? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए। बट यस, ड्यूरिंग मेजर डिसीजंस दे प्ले अ वेरी बिग रोल इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग द कंपनी। ठीक है, इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है? नो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट हैव एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, ना ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। हम अब मूव करते हैं एक्चुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। नाउ दिस इज अबाउट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, बेसिकली द मेन टॉपिक ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। Now let's understand classification of share capital. Now जब कंपनी शेयर्स मार्केट में इशू करती है, ठीक है, तो कंपनी अपना एक एमओयू बनाती है। ठीक है, उसके अंदर कंपनी सारी डिटेल्स लिखती है कि कंपनी कितना रजिस्टर्ड कैपिटल है कंपनी का। रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ आपको अपने कैपिटल को दिखाना पड़ता है कि आप टोटल कैपिटल लाइफ टाइम में कितना इशू कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो दैट इज यू गॉट द ऑथोरिटी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज that during your lifetime you can actually issue only this much amount of capital, that is called authorized share capital. Say for example, अगर हमने कंपनी मिला है 1 करोड़ कैपिटल इशू करने की ऑथोरिटी, ठीक है, तो कंपनी अपनी पूरी लाइफ के अंदर 1 करोड़ कैपिटल इशू कर सकती है। नेक्स्ट, व्हाट इज इशूड शेयर कैपिटल? अब इशूड क्या होता है?
अब कंपनी को 1 करोड़ कैपिटल की का ऑथोरिटी है, तो क्या कंपनी एक साथ पूरा 1 करोड़ कैपिटल इशू कर देगी, मार्केट में बेच देगी और पूरा पैसा रेस कर लेगी? नहीं, कंपनी अपने नीड के हिसाब से कंपनी थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट से रेस करती रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको मान लो कि कंपनी 1 करोड़ में से सिर्फ अभी सोचती है कि मैं सिर्फ 20 लाख कैपिटल ही इशू करना चाहती हूं, मुझे अभी फिलहाल सिर्फ 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट से मैं सिर्फ 20 लाख रुपए के शेयर्स बेचूंगा और उतना पैसा रेस कर लूंगा। ठीक है, बाकी का 80 लाख रुपीस मैं रखूंगा, छोड़कर रखूंगा। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं जाऊंगा मार्केट के अंदर और बाकी 80 लाख रुपीस में से कुछ पार्ट रेस करूंगा, या एक साथ 80 लाख भी रेस कर सकता हूं। ठीक है, तो इशूड का मतलब होता है कि आपने 1 करोड़ में से आप फिलहाल कितना इशू कर रहे हो, दैट इज इशूड शेयर कैपिटल से 20 लाख रुपीस हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 20 लाख रुपीस का शेयर इशू किया। अब जब हम इशू करते हैं तो इशू का मतलब होता है हम पब्लिक के पास जा रहे हैं और उनको इनवाइट कर रहे हैं कि हमारी कंपनी के अंदर आप शेयर्स के लिए अप्लाई करो और आप ओनर बन जाओ। ठीक है, तो जब मैं 20 लाख रुपए मांगने जाता हूं तो क्या सारी की सारी पब्लिक मेरे 20 लाख रुपए का कैपिटल खरीद लेगी? नहीं, हो सकता है कि पूरा 20 लाख रुपए मेरा सब्सक्राइब हो जाए, या हो सकता है कि उसमें से कम सब्सक्राइब हो। तो व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? सब्सक्राइब का मतलब होता है कि 20 लाख रुपए का जो आपने पब्लिक को शेयर कैपिटल इशू किया है उसमें से पब्लिक कितना सब्सक्राइब कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। तो हो सकता है कि 20 लाख में से 15 लाख का शेयर कैपिटल पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, दैट इज एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट है, अब सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर कुछ चीजें समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको समझना जरूरी है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। नाउ सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी, अगर भी हर कंपनी के शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, ज्यादातर फेस वैल्यू होता है 10 रुपीज से, फॉर एग्जाम्पल अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ठीक है, तो जब आपने 10 रुपए का शेयर, एक आपने फेस वैल्यू है आपकी कंपनी के शेयर का 10 रुपीज, तो अगर आपने 10 रुपीज का शेयर इशू किया है और अगर पब्लिक ने पूरा 10 रुपीज पे कर दिया तो उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब क्यों? बिकॉज उन्होंने खरीद लिया, दैट मीन इट इज सब्सक्राइब। और फुली पेड अप क्यों? क्योंकि हमने 10 रुपए मांगे और उन्होंने पूरे 10 रुपए दे दिए हमको, तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। ओके, नेक्स्ट है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब ये कब होता है सिनेरियो, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप? दैट मींस शेयर तो सब्सक्राइब हो चुका है लेकिन अभी तक उसका पूरा पेमेंट नहीं आया है, उसे बोलते हैं हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब इसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं जब हम बोलते हैं कि सब्सक्राइब शेयर जो है वो सब्सक्राइब है बट लेकिन फुली पेड अप नहीं है। ठीक है, कौन से दो सिनेरियोज हो सकते हैं? पहला है when the company has called up total face value of the share but not received it। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कंपनी ने 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए कंपनी ने पूरे मांगे लेकिन लोगों ने 10 रुपए पूरे नहीं दिए, हो सकता है लोगों ने सिर्फ 7 रुपए ही दिए हैं, 8 रुपए ही दिए हैं, तो उस सिनेरियो में भी मैं क्या, कौन सी कैटेगरी में उसको रखूंगा? उन शेयर होल्डर्स को, मैं उन शेयर होल्डर्स को सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है when the company has not called up to the total face value of the share, that means अगर कंपनी खुद ही नहीं मांग रही है, ठीक है, कंपनी जो है 10 रुपए अगर कंपनी को सामने वाले से लेना है तो कंपनी जरूरी नहीं कि पूरा 10 रुपए एक साथ ही लेगी, कंपनी थोड़ा थोड़ा करके भी ले सकती है। तो कंपनी ने अभी 10 रुपए में से एग्जाम्पल सिर्फ 8 रुपए ही मांगे हैं, आपने 8 रुपए दे दिए, राइट, तो आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, कंपनी ने 8 मांगे, आपने 8 दे दिए, ठीक है, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी में दिखेगा बैलेंस शीट में? तो वो बैलेंस शीट में आपको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे कंपनी जितना मांग रही है उतना आप पे कर रहे हो। ओके, उसको बोलते हैं व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है, दैट इज आल्सो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। लेट्स मूव ऑन नाउ। उसके बाद सेकंड थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी आती है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई कंपनी ने 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, 10 रुपए के अंदर से कंपनी अभी मांग रही है आपसे सिर्फ 8 रुपए ही मांग रही है, अभी 2 रुपए कंपनी ने मांगे ही नहीं है, तो जो 8 रुपए कंपनी फिलहाल मांग रही है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप। कंपनी ने 8 ही मांगे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। बाकी के 2 रुपए अब तक मांगे नहीं है, कंपनी को जब जरूरत होगी तब मांग लेगी और तब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल्ड अप के बाद आता है पेड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप का मतलब होता है कि जो 8 रुपए कंपनी ने मांगे हैं, इस 8 रुपए में से
आपने कंपनी को कितने पे किए, तो से फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी को 6 रुपीज पे किए, तो जो 6 रुपीज है दैट इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। कॉल्ड अप 8 रुपए, पेड अप 6 रुपए, तो आपने 8 रुपए में से 6 रुपए आपने पे कर दिए, ठीक है, ओके। अब वो जो 6 रुपए में से बाकी के 8 रुपए में से जो बाकी के 2 रुपए हैं, ठीक है, तो ये 8 रुपए का 2 पार्ट क्लासिफिकेशन हो गया, 6 and 2। 6 क्या है आपका पेड अप शेयर कैपिटल, बाकी का 2 रुपीज क्या है जो आपने पे नहीं किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। तो ये 2 रुपए जो है वो कॉल्स इन अरियर्स हो जाता है, ठीक है। अब कॉल इन अरियर्स को आप कैसे शो करते हो बैलेंस शीट के अंदर, तो हम कॉल इन अरियर्स को की जब जर्नल एंट्री शो करते हैं तो हम उसको 2 तरीके से शो कर सकते हैं। पहला क्या है कि हम कॉल इन अरियर्स का अकाउंट ओपन नहीं करें, तो विदाउट ओपनिंग कॉल इन अरियर्स अकाउंट, दैट मींस आप जो भी स्टेज पर चल रहे हो शेयर के, ठीक है, आप वहां पे वो स्टेज को ओपन रहने दो। जैसे कि एग्जांपल, आप जब 10 रुपए से कंपनी लेती है आपसे, फेस वैल्यू 10 रुपए है, कंपनी आपसे 10 रुपए जो है उसके कुछ स्टेजेस हो जाते हैं, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल कंपनी अभी फर्स्ट कॉल के स्टेज पर है, तो कंपनी क्या कर सकती है, फर्स्ट कॉल का जो अकाउंट है उसको ही ओपन रहने देगी, कॉल इन अरियर्स को ओपन नहीं करेगी। तो उसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी ने मांगा बट आपने नहीं दिया, तो अब ये क्या हो गया, अरियर्स हो गया। तो कंपनी के ऊपर भी ऑप्शन है कि हम ना फर्स्ट कॉल को ओपन रखें, उसके लिए जो 2 रुपए हमारे पास आने बाकी हैं, ठीक है, या तो हम कॉल इन अरियर्स अकाउंट को ओपन कर ले, ठीक है। तो हम चाहें तो कॉल इन अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करें, अगर हम कॉल इन अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो हमको वो स्टेज वाला अकाउंट जो भी है आपका, फर्स्ट कॉल स्टेज है, सेकेंड कॉल है, अलॉटमेंट स्टेज पर हो आप, तो वो अकाउंट आपको ओपन रहने देना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड, बाय ओपनिंग कॉल इन अरियर्स अकाउंट, ठीक है। तो बाय ओपनिंग कॉल इन अरियर्स अकाउंट का मतलब होता है कि आपने, कंपनी ने आपसे पैसे मांगी, ठीक है, और आपने क्या किया, जैसे कि एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल लेके समझते हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी शेयर का फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू इज 10 और इशू प्राइस भी 10 है, ठीक है। अब ये 10 रुपए कंपनी कैसे ले सकती है, कंपनी 2 रुपए एप्लीकेशन पे ले सकती है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे ले सकती है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 3 रुपए सेकंड कॉल, ठीक है। इस तरह से कंपनी ले सकती है, ठीक है। कंपनी ने आपसे एप्लीकेशन के पैसे मांगे, आपने दे दिए, कंपनी ने आपसे अलॉटमेंट के पैसे मांगे, आपने दे दिए, ठीक है। अब कंपनी ने आपसे फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट कॉल के पैसे आपने नहीं दिए, ठीक है। अब ये फर्स्ट कॉल के पैसे क्योंकि आपने नहीं दिए, तो आप कंपनी उसको कैसे शो करेगी, तो कंपनी अपनी बुक्स में इसको 2 तरीके से शो कर सकती है। पहला कि हम फर्स्ट कॉल अकाउंट को ओपन रहने दें, कॉल इन अरियर्स को ओपन नहीं करें, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये पैसे कंपनी मांग चुकी है और आपने नहीं दिए, इसको अरियर्स बोलते हैं, दिस इज कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, कॉल इन अरियर्स अकाउंट ओपन करेगी, तो फर्स्ट कॉल वाला जो अकाउंट है वो क्लोज कर देगी और इसके बदले कॉल इन अरियर्स अकाउंट ओपन कर देगी, ठीक है, ओके। जैसे जैसे हम ना इस इशू ऑफ शेयर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको ये जो स्टेजेस है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। आपको इसकी फिलहाल कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप सिर्फ एक समराइज तरीके से समझने की कोशिश करिए कि इसका ये सब चीजें होती हैं, ओके। न्यूमेरिकल्स में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ओके। नेक्स्ट है कॉल इन एडवांस। अब जैसे कि मान लो कि कंपनी को टोटल 10 रुपए का आपसे लेने हैं, अब कंपनी एक साथ तो पूरे 10 रुपए ले नहीं रही आपसे, राइट। तो कंपनी ने फिलहाल आपसे एप्लीकेशन के 2 मांगे, अलॉटमेंट के 3 रुपए मांगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप सोच रहे हो यार ये बार बार कभी 1-2 अलॉटमेंट के मांगती है, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, तो थोड़े थोड़े करके देना है। आपको पता है 10 रुपए तो देने ही है कंपनी को, तो आप बोलते भाई मुझे ये बार बार मत मांगो मेरे से, मैं एक साथ पूरा पैसा दे देता हूं, मेरे से ले लो आप, ठीक है। तो कंपनी ने अब तक आपसे सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मांगा है और आपने हो सकता है कि फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के पूरे पैसे दे दिए। तो एग्जांपल मान लो क्या कंपनी ने 5 रुपए मांगे और आपने ये 5 रुपए भी दे दिए, ये 5 रुपए भी दे दिए, तो ये क्या हो गया, एडवांस हो गया। तो मतलब कंपनी ने तो मांगे नहीं आपसे ये पैसे, आपने पहले ही दे दिए, तो मतलब कंपनी उस स्टेज पर अब तक पहुंची ही नहीं है और अब उस आगे वाले स्टेज के पैसे पहले ही दे रहे हो।
तो जब तक कंपनी इस स्टेज पर नहीं पहुंच जाती, ठीक है, तब तक ये पैसे जो आपने एक्स्ट्रा देके रखे हैं वो एडवांस माने जाएंगे। तो कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए क्या हो जाती है? लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी हो जाती है? क्योंकि जो स्टेज पे मांगना था उस स्टेज से पहले ही आपने कंपनी को पैसे देके रखे हैं, तो फिलहाल कंपनी उस पैसे को यूज नहीं कर सकती। राइट नाउ इट इज अ लायबिलिटी अपॉन द कंपनी। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर इज अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जहां सबको डाउट आता है, तो हम समझते हैं अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स होता कैसे है। ठीक है, नाउ फर्स्ट इज अ कंपनी में इशू शेयर्स आइदर फॉर कैश एंड और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी को एक शेयर कंपनी ने 10 रुपए में इशू किया, तो कंपनी एक शेयर आपको देगी, आप पूरे के पूरे पैसे क्या करोगे, उसको 10 रुपए दे दोगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड के इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। तो आप शेयर, कंपनी आपको शेयर दे रही है, आप कंपनी को पैसे दे रहे हो, दिस इज इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। सेकेंड क्या है, फॉर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या हुआ कि कंपनी आपसे कैश नहीं ले रही, कैश के बदले कुछ और ले रही है। जैसे कंपनी क्या ले सकती है आपसे, कंपनी आपसे मशीनरी ले सकती है, कंपनी आपसे लैंड ले सकती है, कंपनी आपसे कोई आपकी सर्विसेज ले सकती है, तो कंपनी आपसे कोई भी चीज ले सकती है। ठीक है, तो अगर कंपनी आपसे कैश नहीं ले रही है और कैश के बदले में कोई एसेट ले रही है या कोई सर्विसेज ले रही है आपसे, तो दिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, नाउ द कंपनी में डिसाइड टू कॉल द इशू प्राइस पेबल बाय द सब्सक्रिप्शन आइदर इन लंप सम अलोंग विद द एप्लीकेशन और इन इंस्टॉलमेंट्स एट डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा समझा चुका हूं कि कंपनी क्या कर सकती है। पहला पॉइंट क्या है, इन लंप सम। इन लंप सम का मतलब क्या होता है, कंपनी को एक शेयर, कंपनी एक शेयर कितने में इशू कर रही है, 10 रुपए में। क्या कंपनी ने पूरे 10 रुपए एक साथ मांगे, तो अगर कंपनी ने पूरे 10 रुपए एक साथ ले लिया आपसे, तो दैट इज कॉल्ड लंप सम। कंपनी एक साथ पूरे 10 रुपए आपसे ले रही है, ठीक है, बोले एक साथ मुझे बार बार नहीं मांगना, आपसे थोड़े थोड़े करके आप पूरे पूरे पैसे एक साथ दे दो, दैट इज कॉल्ड इन लंप सम। ठीक है, सेकंड क्या है कि कंपनी कैन टेक इन इंस्टॉलमेंट्स एट डिफरेंट स्टेजेस। तो इंस्टॉलमेंट जैसे कि ये तो 2 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, राइट, दिस इज इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एट डिफरेंट स्टेजेस मतलब पहला स्टेज एप्लीकेशन, दूसरा स्टेज अलॉटमेंट, थर्ड स्टेज फर्स्ट कॉल, सेकेंड स्टेज और लास्ट और फोर्थ स्टेज फाइनल कॉल, राइट। ठीक है, तो कंपनी इस तरह से आपसे इंस्टॉलमेंट में भी पैसे लेती है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका बेसिक्स था शेयर्स का। अब हम मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज न्यूमेरिकल्स। हम इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर हम इसके पूरे एडवांस न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, और आप बने रहिए वीडियो में एंड तक। आई प्रॉमिस यू दैट आपको इशू ऑफ शेयर्स में कोई डाउट नहीं रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, okay, now let's see the very first numerical, that is example 1. Reliance Limited issued for subscription on 1st April 2023 1 lakh equity shares of ₹10 each at par, payable along with application. Application were received for all the shares by 30th April 2023 and the shares were allotted on 15th May 2023. Pass necessary journal entries in the books of the company. ठीक है, अब हमको यहाँ पे तो क्या चीज नोट करनी है, पहली चीज कि रिलायंस ने कितने शेयर इशू किए, रिलायंस ने 1 लाख शेयर इशू किए। कितने, नंबर ऑफ शेयर्स इज 1 लाख। ओके, दैट इज 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि क्या रेट पे इशू किए, कंपनी ने 10 रुपए के रेट पे इशू किए। ठीक है, तो 10 रुपए के रेट पे इशू प्राइस क्या होगा, इसको इशू प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो इशू प्राइस इज व्हाट, इशू प्राइस इज 10। ओके, आगे क्या लिखा है, ऑफ ₹10 ईच एट पार। एट पार का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है कोई शेयर की और उसको आप 10 रुपए में इशू करते हो, तो उसको बोलते हैं एट पार। ओके, अगर आप 10 रुपए की चीज 12 में इशू करते हो, तो उससे बोलते हैं एट प्रीमियम। और अगर आप 10 रुपए की चीज 8 रुपए में इशू करते हो, तो उससे बोलते हैं डिस्काउंट। हमारे सिलेबस में एज पर द कंपनीज एक्ट डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने शेयर्स सिर्फ पार पर इशू कर सकती है या प्रीमियम पे इशू कर सकती है, डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती।
ठीक है, तो ओके लेट्स मूव ऑन। तो यहां पे क्योंकि कंपनी ने शेयर एट पार इशू किए हैं और इशू प्राइस 10 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी का फेस वैल्यू भी कितना है, 10 है, तो फेस वैल्यू इज ऑल्सो 10। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, पेबल अलोंग विथ एप्लीकेशन। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई कंपनी कैसे ले रही है 10 रुपए, तो कंपनी 10 रुपए पूरे के पूरे एक साथ एक ही फर्स्ट स्टेज पर ले रही है, दैट इज एप्लीकेशन स्टेज। तो इसका मतलब दिस इज इन लमसम, कंपनी पूरा पैसा लमसम एक साथ एप्लीकेशन स्टेज पर ले रही है। ओके, तो कंपनी ने 1 लाख के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी। ठीक है, तो क्या सारे एप्लीकेशंस आ गई, तो यहां पर लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल दी शेयर्स। इसका मतलब पब्लिक ने पूरे 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है, इट मींस नन ऑफ द शेयर्स वर मतलब अनसब्सक्राइब, इट वाज कंप्लीटली सब्सक्राइब। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैसा कब तक आएगा कंपनी के पास, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल दी शेयर्स बाय 30th अप्रैल 2023 and the shares were allotted on 15th May 2023। that means एप्लीकेशन आने के बाद कंपनी ने फाइनली 15 मई को शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है, ना अब इसकी हम एंट्रीज देखते हैं कि हम इसकी एंट्रीज कैसे पोस्ट करेंगे। ठीक है, ओके तो हम हमको ठीक है, फर्स्ट एंट्री अभी आपको मैं एक बेसिक है ना, इसका सबसे आसान एक ट्रिक बताता हूं इसमें सारी एंट्रीज पोस्ट करने का। तो हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि तो इसमें ना नॉर्मली 4 स्टेजेस हो सकते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। कोई भी स्टेज हो, हर स्टेज की जो एंट्रीज है वो कंप्लीटली सेम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उसके बाद हम इस सम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, याद रखो पहले पैसा आ रहा है तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या है लिखेंगे, जो भी हम स्टेज पर चल रहे हैं, अगर हम एप्लीकेशन स्टेज पर हैं तो हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ओके उसके बाद हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफर करके रखा। क्यों हम पहले एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर पैसा रखते हैं, बिकॉज हमको नहीं पता कि हम कितने लोगों को एक्चुअली शेयर्स अलॉट करने वाले हैं। ओके, तो हो सकता है कि हम ना सारे लोगों को अप्लाई शेयर्स अलॉट करें, या हो सकता है कि हम उसमें से कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दें और कुछ लोगों को अलॉट करें, राइट। इसलिए हम शुरू में पूरा पैसा ना कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते, हम एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन अकाउंट में हमने पैसा ले लिया और फाइनली हमने डिसाइड कर लिया हमको कौन कौन से लोगों को शेयर्स अलॉट करनी है, राइट। कंपनी ने डिसाइड कर लिया। अब कंपनी जिनको शेयर्स अलॉट करने वाली है उनका पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, और अगर किसी को नहीं देने वाली तो उनका पैसा रिटर्न कर देती है। फिलहाल इस सम के अंदर कुछ भी नहीं है, इसमें तो जितने लोगों ने अप्लाई किया कंपनी सभी को शेयर्स दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा निकालना है कंपनी को और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, सिंपल है। तो क्या करना है, अब इधर से निकालना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट में ओपन हुआ है। जब हम इससे पैसा निकाल लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो अकाउंट्स में कोई भी अगर आपको कोई अकाउंट क्लोज करना होता है तो अगर वो डेबिट में ओपन हुआ है तो क्रेडिट कर दो, क्लोज हो जाएगा। अगर कोई अकाउंट क्रेडिट में ओपन हुआ है तो उसको डेबिट कर दो, क्लोज हो जाएगा, राइट। अब हम यहां पर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। तो हम बोलेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। तो यहां अगर समझने वाली बात क्या है, देखो कि एप्लीकेशन अकाउंट एक बार क्रेडिट में ओपन हुआ और डेबिट में आके क्लोज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंट्री है ये क्रेडिट और डेबिट होके क्या हो रही है, नलीफाई हो रही है, राइट। फाइनली आपका हर एंट्री में, चाहे कोई भी स्टेज पर हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल हो, हर स्टेज में आपकी नेट इफेक्ट क्या आएगा, आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ही आएगा हर स्टेज में। ओके, तो इट इज एज सिंपल। तो आपको करना क्या है, हर स्टेज में आप जो भी स्टेज में चलोगे, आप एप्लीकेशन स्टेज में रहोगे तो एप्लीकेशन वर्ड लगाओ, अलॉटमेंट रहेगा तो एप्लीकेशन को वहां से हटा दो, अलॉटमेंट वर्ड डाल दो।
फर्स्ट कॉल में हो तो एप्लीकेशन हटाओ, फर्स्ट कॉल लिख दो, ठीक है। सेकंड कॉल में हो तो एप्लीकेशन हटाओ और सेकंड कॉल लिख दो। तो दैट सिंपल, पूरे चैप्टर में हमको यही करते रहना है। तो क्या ये डिफिकल्ट है? अब स्टूडेंट्स को ये चीज डिफिकल्ट लगती है क्योंकि ट्रिक से नहीं कर रहे, हमको ट्रिक से चीजें करनी है। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब इसके बारे में देखते हैं। तो भाई कैसे लिया हमने? 1 लाख शेयर, 10 रुपए हर शेयर पे हमको मिले हैं। टोटल पैसा कितना मिल गया हमको? 10 लाख रुपए मिल गया। तो हम कैसे दे रहे हैं ये? क्या हम इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं? नहीं, हम पूरा पैसा एक साथ वन टाइम लमसम ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन स्टेज पे ही पूरा पैसा ले लिया। तो जब हम एप्लीकेशन स्टेज पे पूरा पैसा ले लेते हैं तो इसका मतलब कंपनी एप्लीकेशन स्टेज पर ही डिसाइड कर रही है किस किस को अलॉट करना है। तो इस स्टेज का फिर नाम चेंज होके क्या हो जाता है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। ओके, तो हम इसकी एंट्री दिखाते हैं। पहली दो, अब डेट कौन सी डेट पर हो रहा है भाई? हम कंपनी कौन से स्टेज डेट पर ले रही है? 15 मई को कंपनी है ना एक्चुअली शेयर अलॉट कर रही है। तो हम 15 मई की डेट डालेंगे, 15 मई 2023, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ओके, अब टोटल कैसे आया? अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 ईच, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है? 10 लाख रुपीस, ठीक है। ओके, यहां पर भी 10 लाख, क्रेडिट में भी 10 लाख। ओके, हमने पैसा ले लिया, हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट स्टेज में रखा पैसे को। अब हम इस अकाउंट से पैसा निकालते हैं और पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर हम यहां से पैसा निकाल रहे हैं तो इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। ये कहां ओपन हुआ है? क्रेडिट में ओपन हुआ है, तो क्लोज कहां होगा? डेबिट में क्लोज हो जाएगा। सिंपल, उसको डेबिट कर दो और इस अकाउंट से निकाल के जहां पैसा डाल रहे हो उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो यहां पे हम क्या करेंगे? 15 मई 2023 को हम बोलेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना? 10 लाख रुपीस। तो ये 10 लाख रुपीस यहां लिखा, 10 लाख रुपीस हमने यहां लिखा। ये हो गया सम कंप्लीट हमारा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? देखो, बैंक सबसे पहले पैसा बैंक में आता है और हमने कहा रखा है? बैंक में पैसा आया तो क्या नाम से रखा है हमने? एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट करके ओपन किया, वहां रखा है। वहां से हमने पैसा निकाला और हमने कहां डाल दिया? कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्रेडिट में था, इसकी जगह किसने ले लिया? इसकी जगह कैपिटल अकाउंट ने ले लिया। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आ गया इसकी जगह। तो ये देखो, ये यहां से हट रहा है और कैपिटल अकाउंट उसकी जगह ले रहा है। अगर ये यहां से हट रहा है तो कैसे हटेगा? अकाउंट में हटता कैसे है? अपोजिट एंट्री आती है। तो हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया था, अपोजिट किया उसका डेबिट, तो हमने इसको डेबिट किया तो इसको नलीफाई कर दिया और इसकी जो जगह थी वो किसने ले ली? कैपिटल ने। तो एंट्री क्या बन गई? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अपना सम कंप्लीट हो गया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Arvind Limited invited application for 10,000 shares of rupees 10 each. The amount is payable as 3 on application, 4 on allotment, balance 3 on first and final call. The issue was fully subscribed and the amount was duly received. Pass journal entries for the above transaction. तो स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन में क्या अलग लगा? अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से कंपेयर करें तो इसमें सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। पहले क्वेश्चन में आपने कंपनी ने सारा पैसा एक साथ एप्लीकेशन के टाइम पर ही ले लिया था, राइट? तो दैट वाज कॉल्ड इन लम्प सम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में कंपनी पूरा पैसा एक साथ नहीं ले रही। कंपनी क्या कर रही है? 3 रुपए एप्लीकेशन पर ले रही है, ठीक है, 4 रुपए अलॉटमेंट में ले रही है और बाकी के 3 रुपए कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ले रही है। तो दिस इज इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। नो लेट्स सी इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जस्ट आप मुझे मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड ना। पहले तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम समराइज कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, कंपनी कितनी शेयर इशू कर रही है? कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर्स, ओके। तो ये हम लिख देते हैं 10,000 शेयर्स, ओके। अब कैसे इशू कर रही है? इशू प्राइस कितना है? इशू प्राइस ऑफ द कंपनी इज 10। अब ये 10 रुपीज कैसे ले रही है कंपनी? 10 रुपीज 3 पार्ट में ले रही है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ठीक है, एंड फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब एप्लीकेशन में कितना पैसा ले रही कंपनी? टेकिंग 3 ऑन एप्लीकेशन, तो हम यहां 3 लिख देंगे। 4 ऑन अलॉटमेंट, तो हम यहां पे कितना लिखेंगे? 4 लिख देंगे। एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हम यहां पर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसकी हमको जर्नल एंट्री मारनी है, राइट, तो लेट्स स्टार्ट। ये जर्नल एंट्री मारते हैं, ठीक है। अब इस सब में कहीं पर भी आप देखिए, कहीं पर भी डेट नहीं दी हुई है, क्योंकि डेट हमारे पास नहीं है तो हम डेट में कुछ नहीं लिखेंगे, हम सीरियल नंबर लिखेंगे 1। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री, ओके। नाउ लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम एप्लीकेशन की जर्नल एंट्रीज मारेंगे। अब एप्लीकेशन में क्या होता है, कंपनी पहले पैसा लेती है, किसी भी पब्लिक को अगर अप्लाई करना है शेयर्स के लिए, तो उनको अपने एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन मनी देना पड़ता है, वरना उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। दैट मींस एप्लीकेशन स्टेज पे आप पैसा दोगे, फिर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। लेकिन इसके बाद जितने भी स्टेजेस होते हैं ना एप्लीकेशन के बाद, हर स्टेज में अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, जितने भी स्टेजेस होंगे, हर कॉल में कंपनी पहले आपसे मांगेगी, उसके बाद आप दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट खाली जो एप्लीकेशन स्टेज है उसमें थोड़ा सा फर्क है, तो वहां पर कंपनी पहले पैसा आपसे लेगी, उसके बाद आपको शेयर्स देगी, ठीक है। तो क्योंकि पहले पैसा आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो कौन से स्टेज में है? एप्लीकेशन स्टेज में, तो हम सिंपल लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। अब इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000, एप्लीकेशन मनी कितना है? 3, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज इक्वल टू 30,000। तो हम यहां 30,000 लिखेंगे डेबिट, 30,000 क्रेडिट, ओके। ये हो गया, पैसा आ गया। अब जैसे ही कंपनी शेयर्स डिसाइड कर देती है किन शेयर होल्डर्स को शेयर्स देना है, वैसे ही कंपनी एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा निकालेगी और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो क्या करना है हमको? इसके लिए एप्लीकेशन अकाउंट से निकालना है, राइट। एप्लीकेशन कहां पर है? क्रेडिट में। निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो डेबिट कर देते हैं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2, तो कहां डालना है हमको पैसा? कैपिटल में डालना है, ओके। तो हम कैपिटल में डाल देते हैं, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। अमाउंट सेम रहेगा, 30,000 हमने एप्लीकेशन से निकाला और 30,000 हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो दिस इज ऑल, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। इतना सही था, राइट। तो व्हाट इज सो डिफिकल्ट अबाउट इश्यू ऑफ शेयर्स? देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। अब आगे भी देखोगे तो आगे भी ऐसे ही सिंपल मिलेगा आपको। आई नो दिस पार्ट इज वेरी सिंपल, आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, राइट। नहीं, आगे भी सिंपल ही होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, अब कंप्लीट करते हैं इसको। ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है? अलॉटमेंट, ठीक है। अब अलॉटमेंट में क्या कुछ अलग है? कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ एक ही चीज अलग है कि कंपनी पहले पैसा लेगी नहीं, कंपनी पहले आपसे मांगेगी, ठीक है। तो आप पहले पैसा नहीं दे रहे हो, कंपनी पहले मांगेगी, उसके बाद आपको पैसा देना है, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा सर? क्या अलग होगा? कुछ भी अलग नहीं है। ये जो एंट्री थी आपकी, ये अब ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली एंट्री नीचे आ जाएगी। इतना ही करना है आपको, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी, ओके। इक्विटी शेयर हमने यहां पे क्या लिखा था? एप्लीकेशन। क्यों एप्लीकेशन लिखा था? बिकॉज हम एप्लीकेशन स्टेज में थे। अब हम कौन से स्टेज में मूव कर गए? हम आ गए अभी अलॉटमेंट स्टेज में। तो हम एप्लीकेशन वर्ड हटाएंगे यहां से और क्या लिख देंगे? अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2। अब क्या इसमें कुछ फर्क आएगा? कुछ नहीं। हम यहां पे कैपिटल अकाउंट में ही हमको पैसा डालना है, राइट। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। तो यहां पे अब कितना पैसा डालना है हमको? तो हम कितना पैसा ले रहे हैं अलॉटमेंट स्टेज में? हम अलॉटमेंट स्टेज में 4 रुपीज ले रहे हैं। कितने शेयर होल्डर से ले रहे हैं? हम 10,000 शेयर होल्डर्स से 4 रुपए मांग रहे हैं। तो टोटल अमाउंट कितना बनता है? तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ओके। तो कितना हो गया? 40,000। तो हम यहां लिखेंगे 40,000, यहां भी 40,000, ओके। तो ये अब यहां पे क्या हुआ? कंपनी ने अपने जो शेयर होल्डर जिनको शेयर्स अलॉट कर चुकी है कंपनी, उनसे मांग रही है कि भाई हम नेक्स्ट स्टेज में मूव कर चुके हैं, यहां पे आपको अभी 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से पे करना है।
तो कंपनी ने उनसे मांगा, दैट मींस कंपनी ने उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लायबिलिटी क्रिएट कर दी। अब उनको पैसा देना है, ठीक है, अब वो पैसा देंगे, ओके, तो अगर वो पैसा देंगे तो ये वाली एंट्री जो है फिर रिपीट हो जाएगी, ठीक है, तो हमको सेम ये वाली एंट्री ऊपर से उठाना है और नीचे पेस्ट कर देना है। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, अमाउंट सेम रहेगा 40,000, ओके। तो ये वाला स्टेज कंप्लीट। आपने अलॉटमेंट पहले ओपन किया और आपने अलॉटमेंट क्लोज कर दिया। मैंने आपको बताया था हर एंट्री, हर स्टेज पर फाइनल जो नेट एंट्री होगी ना, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप वो वेरीफाई करते रहिए वो आ रही है नहीं आ रही है। अगर वो आ रही है मतलब आपका स्टेप सही है, राइट। मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। ये सेकेंड स्टेज हो गया आपका कंप्लीट। हर स्टेज में 2 एंट्रीज होंगी, एक स्टेज में 2 एंट्रीज, स्टेज कंप्लीट। हर एक स्टेज में 2 एंट्रीज, स्टेज कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कंपनी फिर मांगेगी 3 रुपए, तो अभी अगेन कंपनी पहले मांगेगी फिर शेयर होल्डर्स पे करेंगे, ठीक है। तो ओके लेट्स सी अगेन। अब तो यहां से ना ये वाले स्टेज में, अलॉटमेंट वाले स्टेज के बाद जो भी स्टेजेस होंगे, हर स्टेज में ये वाली जो एंट्री है, जो सेट है, ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है? पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। सिर्फ अलॉटमेंट वर्ड हटाना है, जो आप स्टेज में मूव करते हो वो स्टेज डाल देना है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। ओके तो लेट्स सी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। आप देखो दोनों आप एंट्रीज को कंपेयर करो, देखिए एकदम सेम टू सेम एंट्री है। क्या फर्क है? अलॉटमेंट स्टेज में थे तो अलॉटमेंट वर्ड लिखा, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाले स्टेज पर है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर्ड लिखा, राइट। अमाउंट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द कॉल। तो आप कितने पैसे मांग रहे हो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में? 3 रुपए। कितने शेयर होल्डर्स है? 10,000। तो अमाउंट कितना हो जाता है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 30,000। यहां हम लिखेंगे 30,000, यहां हम लिखेंगे 30,000, ओके। आगे अब कंपनी ने मांगा तो क्या शेयर होल्डर्स ने दिया? यस शेयर होल्डर्स ने दिया। ऊपर हमें पहले लिखा हुआ है कि भाई द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। इसका मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स ने सारा का सारा पैसा दिया, राइट। तो हम बोलेंगे ओके तो ये भी पैसा आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज 30,000, 30,000, ओके। दिस इज ऑल। ये सेकेंड एग्जाम्पल भी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट्स, ओके। गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। उसमें से आपको जो मेन डेटा है वो आप ना बाहर समराइज करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए। क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल फॉर यू, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन। हम स्लोली ग्रेजुअली थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ मूव करते चले जाएंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ एग्जांपल 3, मारुति इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख। नाउ इफ यू सी ओवर हियर, यहां पर ना नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, यहां पर क्या है? आपका टोटल वैल्यू है, कैपिटल की वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है ये, ठीक है। रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो यहां पर आपको काउंट दिया है देखो शेयर्स का, तो 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो हमने कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही है? मतलब कंपनी इश्यू नहीं कर रही है, कंपनी को ऑथोरिटी है। कंपनी टोटल जो अपनी लाइफ स्पैन में जितने शेयर इशू कर सकती है उसका टोटल काउंट कितना है? 1 लाख शेयर्स, ठीक है। और उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 10 लाख। द कंपनी इशू, अब क्वेश्चन आगे आपको बता रहा है कि कंपनी को ऑथोरिटी 1 लाख शेयर इशू करने की है, बट लेकिन कंपनी अभी 1 लाख शेयर इशू नहीं कर रही। कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? कंपनी सिर्फ 50,000 शेयर इशू कर रही है। अच्छा क्या रेट पर इशू कर रही है? तो आगे बोल रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, ओके। नाउ मैंने आपको पहले भी समझाया व्हाट डज प्रीमियम मीन। कंपनी अपने शेयर 3 तरीके से इशू कर सकती है। कैसे इशू कर सकती है? कंपनी कैन इशू द शेयर एट पार, कंपनी कैन इशू द शेयर एट प्रीमियम,
ठीक है, ओके। और तीसरा केस होता है एट डिस्काउंट, ठीक है। लेकिन एज पर कंपनी लॉ हम कंपनी डिस्काउंट पर अभी फिलहाल अलाउड नहीं है, तो ये डिस्काउंट तो निकल ही जाता है। लेकिन सिर्फ समझाने के पर्पसेस से मैं आपको समझा देता हूं कि पार का मतलब क्या होगा। से फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू अगर कंपनी के शेयर की 10 रुपीज है, तो अगर कंपनी का इशू प्राइस और फेस वैल्यू, इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो हम बोलते हैं कि शेयर इज इशूड एट पार, क्योंकि फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर होते हैं तो उस टाइम पे इसको बोला जाता है एट पार। एट प्रीमियम कब बोलते हैं हम इसको, तो व्हेन इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। अब ग्रेटर का मतलब क्या हो गया सर, तो ग्रेटर का मतलब हो गया कि अगर मान लो कि फेस वैल्यू 10 है और कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का इशू प्राइस जो है वो से एग्जांपल 12 है, तो 12 इज ग्रेटर देन 10, राइट। तो यहां पे जो 12 के अंदर दो पार्ट हो गए, 10 रुपीज जो है वो है कैपिटल और जो 2 रुपीज है वो है प्रीमियम। दैट मीन जब कंपनी शेयर अपना प्रीमियम पर इशू करती है, ठीक है, जब कंपनी अपना शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इशूड एट प्रीमियम। तो उस वक्त जब भी कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करेगी, उस टाइम पे इशू प्राइस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन फेस वैल्यू, ओके। अब ऑब्वियसली अगर हम इशू प्राइस ग्रेटर बोल रहे हैं, ग्रेटर देन फेस वैल्यू प्रीमियम होता है, तो डिस्काउंट क्या होना चाहिए, तो डिस्काउंट के केस में इशू प्राइस है विल बी स्मॉलर देन फेस वैल्यू। दैट मींस अगर इशू प्राइस हमारा 9 है और हमारा फेस वैल्यू 10 है, तो हम बोलेंगे शेयर इज इशूड एट डिस्काउंट। नाउ करंटली दैट इज नॉट अलाउड एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। फिलहाल ओके, लेट्स मूव ऑन कि कंपनी ने भी फिलहाल शेयर्स क्या पे इशू किए, 5 रुपए प्रीमियम पे इशू किए। कंपनी का देखो फेस वैल्यू कितना था, 10 था, प्रीमियम कितना है 5, इसका मतलब इशू प्राइस कितना हो गया 15, 10 प्लस 5, ओके। आगे देखते हैं कंपनी ने पैसा लिया कैसे। 2 रुपीज पर शेयर वर पेबल ऑन एप्लीकेशन, 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ओके। The issue was fully subscribed and the entire amount due was received except the first and final call money on 500 shares issued allotted to Balram, okay। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपनी ने सारे शेयर इशू किए, सारे शेयर सब्सक्राइब हुए, सिर्फ एक बंदा है बलराम, ठीक है, जिसने कंपनी को क्या नहीं पे किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया। तो हमने उसको कितने शेयर्स दिए थे, हमने उसे 500 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने 500 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अब हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, लेट्स सी। ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले हम समराइज कर लेते हैं क्वेश्चन को कि नंबर ऑफ शेयर इशूड, तो नंबर ऑफ शेयर इशूड यहां लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। उसके बाद इशू प्राइस कितना है, तो इशू प्राइस इज इक्वल टू 15 कैसे, 10 प्लस 5, 10 रुपए फेस वैल्यू, 5 रुपए प्रीमियम, ओके। तो हम यहां लिख देते हैं भाई 10 रुपए क्या है, फेस वैल्यू है, और ये 5 रुपए क्या है, प्रीमियम के है, ठीक है। अब ये 15 रुपए कंपनी कैसे ले रही है, तो कंपनी इस 15 रुपए को 3 पार्ट में ले रही है। पहला पार्ट क्या है, 2 पर शेयर वर पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो हम यहां लिखेंगे एप्लीकेशन, यहां हम लिखेंगे अलॉटमेंट, और यहां लास्ट पार्ट जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहां हम लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ रहा है, तो एप्लीकेशन पे 2 रुपीज आ रहा है, अलॉटमेंट में कितना आ रहा है, 8 रुपीज आ रहा है, लेकिन उसने बोला है कि अलॉटमेंट में जो 8 आ रहा है उसमें प्रीमियम भी है, ओके। दैट मींस जो आपके 8 रुपीज के अंदर कैपिटल है प्लस प्रीमियम है, तो हमको पता है कि कैपिटल कितना है, सॉरी प्रीमियम कितना है, 5 रुपए। तो अगर हम इस 5 रुपए को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें, प्रीमियम को अलग कर दें, तो प्रीमियम कितना है 5 रुपए।
तो 8 माइनस 5 तो कितना बचा 3, राइट। तो बाकी का 3 रुपए क्या हुआ, कैपिटल। स्टूडेंट फेस वैल्यू जो होता है ना वो पूरा फेस वैल्यू कैपिटल में जाता है। फेस वैल्यू इज नथिंग एल्स बट द कैपिटल वैल्यू, ओके, ठीक है। तो दैट मींस कंपनी जब फेस वैल्यू बोलती है तो पूरा फेस वैल्यू वो कैपिटल हो गया, और उसके ऊपर फेस वैल्यू के ऊपर जो भी कंपनी मांगेगी एक्स्ट्रा पैसा दैट इज प्रीमियम, ठीक है। तो यहां पर जब कंपनी बोल रही है कि 8 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम पे ले रही है और उसमें 5 रुपए प्रीमियम है, तो बाकी का पैसा कहां जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। तो इस तरह से 8 रुपीज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। कितने पैसे रह गए, 15 रुपए का शेयर था, 8 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 8 और 2 10 आ गए, कितने रह गए, 5 रह गए। तो कंपनी ने बोला कि बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहां पे बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम क्या लिखेंगे, 5। ये अपना समरी हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट और है, उसको भी हम लिख लेते हैं। बलराम एक बंदा है, तो हम यहां लिखेंगे बलराम, ठीक है। बलराम एक बंदा है जिसको हमने कितने शेयर्स दिए हैं, 500, तो यहां पे हम लिख देंगे 500, ठीक है। अब उसने क्या नहीं दिया, उसने एप्लीकेशन का पैसा, ठीक है, एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मनी दिया, ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा दिया, यस दिया। क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिया, तो हम इस पे क्रॉस करके रख देते हैं। इससे क्या होता है कि हमको वापस क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है, और ये हमारी एकदम क्रिस्प समरी है। अब हम सीधा क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पोस्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। इसमें लिख देंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ मारुति लिमिटेड, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ मारुति लिमिटेड, ओके। लेट्स स्टार्ट। अब पहला स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया, पहला स्टेप हमेशा क्या रहता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है, पहले पैसा आता है तो क्या करना है सर, कुछ नहीं, पहले बैंक अकाउंट आ जाएगा, पैसा ले लो, बैंक में आता है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम पहली एंट्री मारेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर है हमारा, तो इक्विटी शेयर लिखना जरूरी है पीछे। प्रेफरेंस शेयर होगा तो पीछे क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर, ओके। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। तो कितना पैसा लेना है हमको एप्लीकेशन के टाइम पे, हम टोटल हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000, एप्लीकेशन पे लेना है हमको 2 रुपीज ईच, तो टोटल पैसा कितना हो जाता है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1 लाख। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 लाख, यहां पर भी आएगा 1 लाख, ओके, सिंपल, ओके। अब आगे क्या करना है सर, कुछ नहीं, एप्लीकेशन से पैसा निकालो और अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो, ओके। तो अगर एप्लीकेशन से पैसा निकालेंगे तो क्या होगा सर, कुछ नहीं, जो क्रेडिट है वो डेबिट कर देंगे, तो एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा और उसका पैसा कहां चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। तो पूरा पैसा ट्रांसफर कर दो 1 लाख रुपीस, तो हमने ये 1 लाख रुपीस पूरा ट्रांसफर कर दिया। तो क्या अलग था इससे पहले वाले क्वेश्चन से, अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या अलग था, कुछ भी अलग नहीं था। तो इसके आगे कुछ अलग होने वाला है, यस होने वाला है। कौन से स्टेज पे, अलॉटमेंट वाले स्टेज पे। तो इससे पहले वाले सम में हमने जो देखा, तो वहां पे अलॉटमेंट स्टेज में आपको याद होगा कि हमने जो शेयर इशू किया था वो फेस वैल्यू मतलब पार पे इशू किया था, उसमें कोई प्रीमियम नहीं था, इसलिए वहां पे कुछ अलग नहीं था। बट इस सम में हमने जो शेयर इशू किया है वो प्रीमियम पर इशू किया है, तो यहां पर प्रीमियम भी आ रहा है, तो हमको प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट स्टेज पे दिखानी होगी। तो कब दिखानी होगी, ड्यू वाले एंट्री पर नहीं, हम ड्यू वाली एंट्री पर नहीं, जब पैसा लेंगे तब दिखाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हम दिखाते हैं सेकंड एंट्री, ठीक है। अब ये पूरा पार्ट आपको रिपीट करना है, ठीक है। खाली एप्लीकेशन वर्ड यहां से हटा दीजिए, ठीक है, और आप यहां से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वर्ड हटाओ और क्या लगा दो, अलॉटमेंट। तो यहां लिख देंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, N2। अब क्या, अभी अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा आ रहा है आपके पास, देखो 8 रुपीज पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8, टोटल कितना हो गया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर आप करोगे तो यहां पर आ जाता है अपना, मैं यहां दिखा देता हूं आपको, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 8 5 जा 44 लाख रुपीस। कितना हो रहा है 4 लाख रुपीस। तो हमको पूरा 4 लाख रुपए मांगना है। अब क्या 4 लाख रुपए पूरे के पूरे कैपिटल के हैं, नहीं, मैंने आपको यहां पे पहले ही बता दिया कि 8 रुपए में से
₹3 कैपिटल के हैं, बाकी ₹5 प्रीमियम के हैं, तो हम सिर्फ ₹3 कैपिटल में डालेंगे, बाकी ₹5 कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रीमियम में। ठीक है, तो ओके सिंपल है। तो कैपिटल में कितना डालना है? ₹3 डालना है, तो हम यहां लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 1,50,000। बाकी का पैसा सर कहां डालना है? प्रीमियम में। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट, उसमें कितना डालना है? 50,000। नंबर ऑफ शेयर्स तो कांस्टेंट है, तो प्रीमियम के ₹5 है। प्रीमियम के कितने हैं? देखो ₹5 प्रीमियम के हैं, तो ये ₹5 हमको प्रीमियम में डाल देना है। तो कितना हो गया? 5 5 25, और कितने जीरोस है? 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4, 2,50,000। चेक करो, 2,50,000 प्लस 150 कितना हुआ? 4 लाख। डेबिट 4 लाख, क्रेडिट 4 लाख, मैच कर रहा है, हो गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? हमने ये पैसे लोगों से मांगे, पब्लिक से मांगे, कंपनी ने पैसे पब्लिक से मांगी, तो क्या पब्लिक ने पैसे दिए? हाँ, ये वाले स्टेज पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, पब्लिक ने पूरे पैसे दे दिए। तो ओके, पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो हम बोलेंगे ओके बैंक अकाउंट में ले लेते हैं, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो ये कितना हो गया? 4 लाख। तो यहां भी 4 लाख और यहां भी 4 लाख। ओके, तो ये वाला स्टेज भी कंप्लीट। ओके, एप्लीकेशन स्टेज कंप्लीट, अलॉटमेंट स्टेज कंप्लीट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू थर्ड स्टेज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, ये पूरा का पूरा उठाना है और ट्रांसफर यहां पे पोस्ट कर देना है। तो ओके सर, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम भी वापस आएगा? नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्यों? बिकॉज इस स्टेज में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। ये पूरा ₹5 क्या है? फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू मतलब कैपिटल है। क्या है? पूरा का पूरा कैपिटल है। तो यह इस स्टेज में प्रीमियम की एंट्री नहीं रहेगी, बाकी सब सेम रहेगी। ओके, तो लेट्स सी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट कितना हो रहा है? ₹5 एक कॉल का, एक शेयर पर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50,000। तो हम क्या बोलेंगे? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज इक्वल टू 2,50,000, 2,50,000। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट एंट्री। अब क्या इस स्टेज पर क्या आपको पूरा पैसा मिला? ठीक है, सब लोगों ने पैसा दे दिया आपको? नहीं, एक बंदा है जिसने आपको इस स्टेज पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो उसने कितना पैसा नहीं दिया? कितना पैसा उसका बनता था ड्यू? तो देखो, उसको हमने दिए थे 500 शेयर। 500 शेयर के हिसाब से हर शेयर के ₹5, तो टोटल कितना बनता है उसका? 500 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 2,500, और ये पैसा हमको नहीं मिला। तो हमको क्या करना है? हम 2,50,000 रुपए हमको मिलने वाला था, 2,50,000 में से 2,500 कम कर देना है जो हमको नहीं मिला। तो वो अगर हमको नहीं मिला, वो कम कर देंगे, तो कितना पैसा बचा? तो 250 माइनस 2,500 इज 2,47,500। वो आ गया, क्योंकि बाकी सबने हमको पैसा दिया है, तो हम बैंक अकाउंट को उतने अमाउंट से डेबिट कर देंगे। तो हम बोलेंगे बैंक में पैसा आ रहा है, तो कितना आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, मैं आपके रेफरेंस के लिए यहां दिखाता हूं। ड्यू था हमारा 2,50,000, जिसमें से 2,500 नहीं मिले हमको, तो 2,47,500 इज डेबिट। ठीक है, ओके, तो ये पूरा पैसा। ठीक है, अच्छा, इसके लिए तो बाकी के 2,500 का क्या करना है सर? ओपन छोड़ देना है? हाँ, हमारे पास दो तरीके हैं 2,500 को रिकॉर्ड करने के। पहला तरीका यह है कि हम जो कॉल पर जो स्टेज में चल रहे हैं, उस स्टेज का अगर पैसा नहीं आता है, तो हमने देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने के लिए ओपन किया था? 2,50,000 के लिए। ठीक है, डेबिट किया था। अब हम अगर हम 2,50,000 के लिए इसको क्रेडिट नहीं करते हैं, हम अगर सिर्फ 2,47,500 के लिए क्रेडिट करते हैं, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,500 के लिए डेबिट में ओपन रह जाएगा। तो एक वो तरीका है कि आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को
सिर्फ 2,47,500 के लिए ही क्रेडिट करो तो उससे ऑटोमेटिकली वो 2,500 के लिए डेबिट में ओपन रह जाएगा। तो वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इस सम में मैं कॉल इन अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करता क्योंकि हम आगे वाले सम में उस चीज को कवर करने वाले हैं। तो हम इस सम में इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि हम कॉल इन अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा वाले तरीके से इसको ओपन छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करें 2,47,500 और हम कॉल इन अरियर्स को ओपन नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ओपन छोड़ देंगे। तो टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना, 2,47,500। ओके, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हुआ 250 के लिए, लेकिन क्रेडिट हुआ सिर्फ 247,500। तो हमने यहाँ पर 2,500 के लिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को ओपन छोड़ दिया। ये हमारा हो गया थर्ड सम कंप्लीट। आई होप आपको अब तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, अगर आपको कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट आई कैन मेक श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,